लेकिन जैसे ही उन्होंने यह घोषणा की कि 500 और 1000 रुपए के नोट कुछ ही घंटों में अमान्य हो जाएंगे, लोगों ने अपने पर्स, अलमारियों और तिजोरियों को खोला और पाया कि उनकी मेहनत की कमाई, जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था, अचानक अस्थिर हो चुकी है। 8 नवंबर 2016 की रात भारत के इतिहास में एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिसे न सिर्फ उस समय बल्कि आने वाले कई वर्षों तक याद किया गया और शायद आगे भी किया जाता रहेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था बल्कि एक ऐसा पल था जिसने करोड़ों लोगों की सोच, आदतें और रोजमर्रा की जिंदगी को बदल दिया। उस रात जब नरेंद्र मोदी टीवी स्क्रीन पर आए तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह घोषणा की कि 500 और 1000 रुपए के नोट, जो उस समय देश की लगभग 86% नकदी का हिस्सा थे, कुछ ही घंटों में अमान्य हो जाएंगे, तो ये खबर बिजली की तरह पूरे देश में फैल गई। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, फिर अचानक फोन कॉल्स, मैसेज और चर्चाओं का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने अपने पर्स, अलमारियों और तिजोरियों को खोला और पाया कि उनकी मेहनत की कमाई, जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था, अचानक अस्थिर हो चुकी है। ये एक ऐसा क्षण था जब पैसा सिर्फ कागज में बदलता हुआ महसूस हुआ, और इसी के साथ शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसमें हर व्यक्ति अपने तरीके से इस बदलाव को समझने और उससे निपटने की कोशिश कर रहा था। इस फैसले को नाम दिया गया डिमोनेटाइजेशन, और इसे काले धन, नकली नोटों और आतंकवाद की फंडिंग के खिलाफ एक निर्णायक कदम बताया गया। लेकिन असली कहानी इस घोषणा के बाद शुरू हुई। अगली सुबह जब भारत जागा तो वह एक बदली हुई हकीकत के साथ जागा। बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारें थीं। लोग सुबह से लेकर रात तक खड़े रहते। कई बार उनकी बारी आने से पहले ही कैश खत्म हो जाता, और यह सिर्फ एक दिन या 2 दिन की बात नहीं थी, बल्कि हफ्तों तक चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया थी। इस दौरान जिन लोगों की जिंदगी पूरी तरह कैश पर निर्भर थी, जैसे दैनिक मजदूर, छोटे दुकानदार, किसान और ग्रामीण आबादी, उनके लिए यह समय सबसे कठिन था, क्योंकि उनकी आय अचानक रुक गई, ग्राहक कम हो गए, बाजारों में सन्नाटा छा गया और आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ गईं। शादियां टलने लगीं, अस्पतालों में इलाज प्रभावित हुआ, और एक अजीब सी विडंबना सामने आई जिसमें लोगों के पास पैसा होते हुए भी वे उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। यह स्थिति सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक के हर कोने तक पहुंचाना था। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। नई करेंसी की सप्लाई सीमित थी। 2000 रुपये का नया नोट बाजार में आया, लेकिन छोटे नोटों की भारी कमी ने रोजमर्रा के लेन देन स्तर पर भी लोगों को प्रभावित कर रही थी। इस बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पूरे बैंकिंग सिस्टम पर अभूतपूर्व दबाव आ गया। उन्हें एक साथ पुराने नोटों को वापस लेना, नए नोट छापना और उन्हें देने को और मुश्किल बना दिया। एटीएम मशीनों को नए नोटों के अनुसार फिर से सेट करना पड़ा, जिसमें हफ्तों लग गए, और इस तकनीकी देरी ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया। इस दौरान समाज ने अपने स्तर पर समाधान ढूंढने शुरू किए। कहीं दुकानदारों ने उधार देना शुरू किया, कहीं लोगों ने पुराने नोट लेकर बाद में भुगतान करने की व्यवस्था बनाई, और कुछ जगहों पर जुगाड़ इकोनॉमी विकसित हो गई। लेकिन हर किसी के पास यह विकल्प नहीं था, और इसी दौरान जिन लोगों के पास काला धन था, उन्होंने भी सिस्टम के भीतर लूप होल्स खोजने शुरू कर दिए। गरीबों के बैंक खातों का इस्तेमाल, नकली लेन देन। ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आई तो यह पता चला कि लगभग 99% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके थे, जिसने इस पूरे फैसले की सफलता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि अगर लगभग सेम सोने और संपत्तियों में निवेश, जिससे धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह कदम उठाया गया था, उसकी राह उतनी सीधी नहीं थी जितनी दिखाई गई थी। कुछ महीनों बाद जब रिजर्व बैंक सारा पैसा वापस आ गया तो काला धन खत्म कैसे हुआ, और यहीं से बहस और गहरी हो गई। कुछ लोगों ने इसे एक असफल प्रयोग कहा तो कुछ ने इसे एक दीर्घकालिक रणनीति बताया। इस पूरे घटनाक्रम का असर अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखाई दिया। छोटे और मध्यम उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उत्पादन में गिरावट आई, लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं और जीडीपी की रफ्तार धीमी पड़ गई। यह एक ऐसा आर्थिक झटका था जिसका असर लंबे समय तक महसूस किया गया। लेकिन इस अराजकता के बीच एक सकारात्मक बदलाव भी उभरा।
डिजिटल पेमेंट्स का तेजी से विस्तार, जहां लोग मजबूरी में ही सही लेकिन मोबाइल वॉलेट, कार्ड और बाद में यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करने लगे। दुकानदारों ने क्यूआर कोड अपनाए और भारत धीरे धीरे एक डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगा।